हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग DSSB TGT SST के PYQs को सॉल्व कर रहे हैं। इसका ये 8th पार्ट होगा। इसके पहले हम लोगों ने DSSB के 7 पेपर को डिस्कस किया है जो कि 2021 में कराए गए हैं, जिसकी एक प्लेलिस्ट है, आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा क्योंकि PYQs बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था। तो ये हुआ था 1918 में। कहाँ पे होता है? तो ये होता है अहमदाबाद, गुजरात में। तो 15 मार्च 1918 को अहमदाबाद के मिल मजदूरों की मांग के समर्थन में गांधी जी ने भूख हड़ताल करी थी। किस लिए था ये भी महत्वपूर्ण है कि अहमदाबाद में मिल मजदूरों की मांग के लिए। इसी के बाद 22 मार्च 1918 को गुजरात में खेड़ा क्षेत्र के किसानों ने आंदोलन भी छेड़ दिया और जो गांधी जी थे इन्होंने लगान न देने का सुझाव देकर आंदोलन को सफल बनाया था। इस आंदोलन में गांधी जी के साथ थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, विठल भाई पटेल तथा इंदु लाल। 1919 के अंत में भारत में किस सुधार की घोषणा की गई थी? तो ये की गई थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की। तो ब्रिटिश संसद ने 1919 में भारत के औपनिवेशिक प्रशासन के लिए एक नया विधान बनाया जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 के नाम से जाना गया। इसी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस एक्ट के पारित होने के समय मॉन्टेग्यू जो थे वो भारत के सचिव रहे हैं तथा चेम्सफोर्ड ये भारत के वायसराय रहे हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। और 1919 के एक्ट के साथ ही प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की जाती है जिसे कि 1935 में समाप्त किया जाता है। नेक्स्ट है बंगाल के 1905 में विभाजन विरोधी आंदोलन का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन से नेता इसके लिए एक हिस्सा नहीं थे? तो ये हो जाएंगे एनी बेसेंट, इसका एक हिस्सा नहीं थी। तो 16 अक्टूबर 1905 को जो भारत के तत्कालीन वायसराय होता है कौन? लॉर्ड कर्जन। इसने ही बंगाल प्रेसिडेंसी का विभाजन किया और जो विभाजन था इसकी आधिकारिक औचित्य ये प्रशासनिक सुविधा थी, लेकिन असली मंशा क्या थी कि लोगों में सांप्रदायिक दरार पैदा करना और राष्ट्रवादी भावना को भी कमजोर करना था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इसने जनवरी 1905 में बंगाल विभाजन के योजना की घोषणा करते हैं जो कि प्रभावी होता है अक्टूबर में और विभाजन की योजना के खिलाफ व्यापक आंदोलन भी शुरू होता है। एनी बेसेंट ये बंगाल विरोधी आंदोलन का हिस्सा नहीं रही हैं, जबकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र, पृथ्वीश चंद्र राय इन्होंने बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह का हिस्सा नहीं रहे हैं? ये हो जाएंगी महारानी गायत्री देवी। रानी लक्ष्मीबाई इन्होंने नेतृत्व किया था झांसी से, बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था अवध से तथा नाना साहब इन्होंने नेतृत्व किया था कानपुर से। तो जो महारानी गायत्री देवी थी ये कूच यानी कि बिहार की राजकुमारी थी। इनका जन्म हुआ था 1919 में लंदन में और ये गायत्री देवी बाद में जयपुर की महारानी बनती हैं। इन्होंने बालिकाओं की शिक्षा के लिए 1943 में जयपुर में पहला पब्लिक स्कूल भी प्रारंभ किया था और 1857 के दौरान झांसी का नेतृत्व किया जाता है रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा, लखनऊ का नेतृत्व किया जाता है बेगम हजरत महल के द्वारा तथा कानपुर का नेतृत्व करते हैं नाना साहब। नेक्स्ट है 1917 में लेनिन ये फिनलैंड से रूस पहुंचे और इन्होंने अपना क्या जारी किया जिसमें इन्होंने सोवियत संघ को सारी शक्ति का एक नया नारा दिया था। तो ये हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी अप्रैल थीसिस जारी किया जाता है। तो 1917 में बोल्शेविकों के निर्वासित नेता होते हैं व्लादिमीर लेनिन। ये फिनलैंड से रूस लौट आए थे और इन्होंने युद्ध समाप्त और इनके द्वारा कहा जाता है कि युद्ध को समाप्त किया जाए और सारी जमीन किसानों के हवाले कर दी जाए तथा जो बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। ये 3 मांगों को ही लेनिन के अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से? युद्ध की समाप्ति, किसानों को जमीन को किसानों के हवाले करना तथा बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना। तथा लेनिन के द्वारा सुझाव भी दिया जाता है कि अब अपने रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पहली पंचवर्षीय योजना के संबंध में सही है? तो यह हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, करेक्ट है यह। दूसरा कहता है कि योजना कृषि पर केंद्रित रही है, फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग कृषि पर आधारित थी, तो इसका दूसरा भी सही है। तीसरा कहता है कि इसकी शुरुआत 1950 में होती है, तो ये गलत है, इसकी शुरुआत होती है 1951 से, तो इसका तीसरा गलत है, पहला और दूसरा सही है। और 1952 में ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजना की भी शुरुआत की जाती है। मैंने सभी 5 ईयर प्लानिंग को करा रखा है, बहुत ही शॉर्ट वीडियो लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ पे एक एक पॉइंट क्लियर है, तो आप लोग जाके जरूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी वो। नेक्स्ट है क्रांतिकारियों के द्वारा रूसी लोकतंत्र पर हमला किस वर्ष किया गया था? तो ये किया जाता है 1905 में। तो 20वीं शताब्दी के आरंभ तक रूसी क्रांतिकारी आंदोलन जनसाधारण पर आधारित आंदोलन बन जाता है। इसमें मजदूर व किसानों ने निर्णायक व निश्चित भूमिका निभाई थी तथा एक तंत्री सत्ता पर पहला प्रमुख हमला 1905 में होता है।
इसे ही 1905 की क्रांति या 1917 की क्रांति के ड्रेस रिहर्सल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी पंचवर्षीय योजना 1961 में पारित की गई थी? तो ये हो जाएगी तीसरी पंचवर्षीय योजनाएं। तो थर्ड 5 ईयर प्लानिंग का कार्यकाल होता है 1961 से लेकर 1966 तक। और थर्ड योजना जो थी, इसने अपना लक्ष्य आत्मनिर्भर और स्वयं स्फूर्ति अर्थव्यवस्था की स्थापना रखा था। इस योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाती है। साथ ही इस योजना ने बुनियादी उद्योगों के विकास पर भी बल दिया था और तीव्र आर्थिक विकास को लगभग समान महत्व भी दिया जाता है थर्ड 5 ईयर प्लानिंग में। नेक्स्ट है, किंग लुई सोलावे ने किस वर्ष में यह घोषणा की थी कि वह स्टेटस जनरलों का समाधान करेंगे? तो हो जाएगा 1788 में। और फ्रांसीसी क्रांति शुरुआत कब होती है? तो ये होती है फ्रांसीसी क्रांति 1789 में। तो फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस में गहन राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल की अवधि होती है और 1788 में स्टेटस जनरल के साथ शुरू होती है फ्रांसीसी क्रांति और नवंबर 1799 में फ्रांसीसी वाणिज्यिक दूतावास की नींव के साथ समाप्त होती है। फ्रांस की वित्तीय समस्याओं के समाधान के लिए जो राजा होता है लुई सोलावा, इसने 1788 में स्टेटस जनरल की एक सभा बुलाते हैं और स्टेटस जनरल को 3 समूहों में विभाजित किया गया था। पहला वर्ग होता है पादरी या चर्च के नेताओं का वर्ग, दूसरे में होते हैं कुलीन और थर्ड में होते हैं आम आदमी। और फ्रांस की क्रांति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी मैंने करा रखा है, बहुत ही ब्रीफ में करा रखा है, तो आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। किस वर्ष में 42nd रेजिमेंट के सिपाहियों ने भारत से बर्मा जाने के लिए मना कर दिया था? तो हो जाएगा 1824 में। तो 19वीं सदी के मध्य में बंगाल की सेना में ऊंची जातियों का ही वर्चस्व रहता है और धार्मिक विरोध सबसे पहले 1824 में उभरता है। कब? जब बैरकपुर की 42nd रेजिमेंट को बर्मा जाने का आदेश दिया जाता है और हिंदुओं के लिए समुद्र पार करने का मतलब क्या था तब? कि उनका धर्म नष्ट हो जाएगा, इसीलिए सिपाहियों ने ना जाने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट है, 18वीं सदी के अंत में फ्रांस ने किस युद्ध में विद्रोही उपनिवेशवादियों को वित्तीय सहायता प्रदान करी थी? तो ये करी थी अमेरिकी स्वतंत्रता में। तो 18वीं शताब्दी के अंत में अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा 1776 में शुरू होती है और फ्रांस युद्ध में खुले रूप से शामिल हो जाने से औपनिवेशिकों के पक्ष में पलड़ा भारी हो जाता है तथा जो फ्रांस होता है इसने युद्ध में विद्रोही उपनिवेशवादियों को वित्तीय सहायता प्रदान करी और इस क्रांति ने पूरे यूरोप में उपनिवेशवाद विरोधी क्रांतिकारियों को नया जीवन भी दिया। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल का पहला खंड रूसी में कब प्रकाशित किया जाता है? तो ये किया जाता है 1870 में। और कार्ल मार्क्स की बात करें तो इनकी जो दास कैपिटल थी इसका फर्स्ट वॉल्यूम सितंबर 1867 को जर्मन भाषा में प्रकाशित होता है और जो दास कैपिटल होता है इसका जो पहला खंड होता है ये विदेशी भाषा का अनुवाद 1870 में रूसी में प्रकाशित होता है और दास कैपिटल का उत्कृष्ट रूसी अनुवाद 1870 के बसंत में आता है और 1872 में इसका पहला फ्रेंच संस्करण प्रकाशित होता है। लुई सोलावे के लिए फ्रांस में किसने वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था? तो हो जाएंगे जैक्स नेकर। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। तो लुई सोलावा का राजत्व काल में आर्थिक परेशानियां बहुत हो जाती हैं। इसी को सुधारने के लिए पहले तुर्जो नामक व्यक्ति को सम्राट ने अपना वित्त मंत्री या अर्थ मंत्री बनाते हैं, लेकिन स्थिति न सुधरने के कारण इन्हें भी बर्खास्त करके जैक्स नेकर को अपना वित्त मंत्री बनाया जाता है, लेकिन फिर भी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। अतः लुई सोलावा जो होता है इसने स्टेटस जनरल की सभा बुलाने की घोषणा कर दी 1788 में। नेक्स्ट है, 1830 के मध्य में कहाँ पर मशीन उत्पादन केंद्र के रूप में उभरा था? तो हो जाएगा बर्लिन, जर्मनी। तो औद्योगिक क्रांति शब्द का इस्तेमाल यूरोपीय विद्वानों फ्रांस में जॉर्जस मिशेल और जर्मनी में फ्रेडरिक एंजल के द्वारा किया जाता है और जो ब्रिटिश लौह उद्योग होते हैं इन्होंने 1800 से लेकर 1830 के बीच अपने उत्पादन को चौपट कर दिया था, लेकिन वहीं जर्मनी के एक शहर कौन होता है? बर्लिन। इसने 1830 के मध्य में मशीन उत्पादन के केंद्र में उभर कर सामने आता है। नेक्स्ट है, 1804 में नेपोलियन कोड में निम्नलिखित में से कौन सा कोड शामिल था? तो इसमें शामिल थी नागरिक संहिता। आपराधिक प्रक्रिया संहिता शामिल नहीं थी, इसका केवल हो जाएगा ओनली 1, ऑप्शन बी। नेपोलियन कोड कब लागू होता है? 1804 में। नेपोलियन कोड को क्रांति और नेपोलियन कोड में क्रांति की उपलब्धियों को सुरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। क्रांति में मूलभूत सिद्धांतों में से एक कानून की नज़र में सभी नागरिकों का समान होना बरकरार रखा जाता है तथा जो कोड होता है इसने सारे देश के लिए समान कानून, धार्मिक स्वतंत्रता तथा धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करी थी। नेक्स्ट है, रूसी मजदूर वर्ग का आंदोलन किसके खिलाफ होता है? तो ये एक तंत्र के खिलाफ होता है, कट्टर लोकतंत्र नहीं, इसमें होगा एक तंत्र, ऑप्शन डी इज करेक्ट।
तो रूस में 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के आरंभ में 3 राजनीतिक पार्टियां लगभग एक साथ ही स्थापित की जाती हैं और 1905 की क्रांति से ही जो श्रमिक वर्ग होता है इसमें एक तंत्र के प्रति असंतोष बढ़ जाता है और यह मजदूर आंदोलन शासन तंत्र मतलब एक तंत्र के खिलाफ होता है। सेंट पीटर्सबर्ग में रविवार के दिन काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और फौज को भीड़ रोकने का आदेश भी दे दिया जाता है तथा गोलियां चलती हैं और सैकड़ों लोग मारे जाते हैं इसमें। नेक्स्ट है, किस चरमपंथी नेता को लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है? तो ये हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। तो कांग्रेस के गर्म व उग्रवादी मतलब चरमपंथी नेताओं में बाल गंगाधर तिलक बहुत महत्वपूर्ण थे। तिलक ने अपनी शिक्षा बम्बई से करी थी। 1879 में इन्होंने बम्बई विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री प्राप्त करी और इन्होंने ये महत्वपूर्ण है 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करते हैं तथा स्वदेशी और बहिष्कार का नारा सबसे पहले तिलक के द्वारा ही दिया जाता है। तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी जाती है और इन्होंने 1893 में गणेश उत्सव तथा 1895 में शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया था और 1916 अप्रैल में इन्होंने होम रूल आंदोलन भी चलाया था। नेक्स्ट है, रूसी क्रांति के संबंध में पूंजीवादी किसानों को किस रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएंगे कुलाक्स के रूप में। तो 1917 में रूसी क्रांति एक खूनी क्रांति होती है और यह रूस के इतिहास में साम्यवादी क्रांति के नाम से भी प्रसिद्ध है। जो रूस था, रूस के कृषकों को करों के भारी बोझ का सामना करना पड़ता था। सामंत जो थे ये जबरन बेगार कराते थे और पूंजीवादी जो किसान थे उनको कुलाक्स के रूप में भी जाना जाता था। नेक्स्ट है, किस आयोग ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करी थी? तो हो जाएंगे हंटर आयोग, हंटर कमीशन। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये होता है भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में। कब होता है? 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन। और यह रूलेट एक्ट के विरोध में एक सभा हो रही थी जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेज अधिकारी होता है, इसने अकारण उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चलवा दी और इस हत्याकांड की विश्वव्यापी निंदा भी होती है। इसी के दबाव में भारत के लिए जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडविन मोंटेग्यू होते हैं, इन्होंने 1919 के अंत में इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन भी नियुक्त किया और हंटर कमीशन की रिपोर्ट आने पर 1920 में जो ब्रिगेडियर जनरल डायर होते हैं इनको पदावनत करके कर्नल बना दिया जाता है तथा इन्हें अक्रिय सूची में रखा जाता है, जनरल डायर को। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला कहता है कि यह आर्थिक रूप से अस्थिर था। पहला करेक्ट है। दूसरा कहता है कि इसका तीसरा स्टेट से प्रतिरोध था, तो इसका दूसरा भी सही है। तीसरा कहता है कि यह कृषि अधिशेष था, तो इसका तीसरा सही नहीं है, इसका सही है पहला और दूसरा। फ्रांसीसी क्रांति होती कब है? 1789 तक और फ्रांस के इतिहास की राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल और आमूल परिवर्तन की अवधि होता है। और क्रांति के फलस्वरूप क्या होता है? राजा को गद्दी से हटा दिया जाता है तथा फ्रांस में एक गणतंत्र की स्थापना होती है। जो लुई 14वां होता है, इसने जिस शासन व्यवस्था का केंद्रीकरण किया था उसके उत्तराधिकारी लुई 15वां और 16वां पूर्णतः अयोग्य होते हैं और ऑस्ट्रिया के जो उत्तराधिकार युद्ध होता है तथा सप्तवर्षीय युद्ध में भाग लेकर देश की आर्थिक स्थिति को भारी क्षति पहुंचाई जाती है। फ्रांसीसी साम्राज्य 3 वर्गों या 3 स्टेटस में विभाजित था। पहले स्टेट में आते थे पादरी वर्ग, द्वितीय में थे कुलीन और तृतीय में थे जनसाधारण वर्ग। और जो पादरी और कुलीन वर्ग थे इन्हें कुछ जन्मना विशेषाधिकार भी प्राप्त थे, लेकिन जनसाधारण जो थे इन्हें ये अधिकार विहीन थे। तो इसलिए इसमें जाएगा ऑप्शन बी 1 और 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म महासागरीय धारा है? तो बात कर रहा है कौन सी वार्म करंट है, तो इसमें हो जाएगी जो एलिनो की है, एलिनो करंट, ये एक वार्म करंट है। पेरू जो है ये कोल्ड करंट है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 2 मतलब ओनली 3। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। तो पेरू की धारा, इसे ही हम्बोल्ट की धारा भी कहते हैं, ये एक कोल्ड करंट है जो कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। और एलिनो की बात करें तो यह एक वार्म करंट है, इसे काउंटर करंट भी कहते हैं, जो कि पेरू के तट के पश्चिम में उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है। नेक्स्ट है, आरोही या अवरोही हवा के तापमान के परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो इसे रुद्धोष्म ह्रास दर कहते हैं। तो जब किसी आरोही या अवरोही वायु में बिना बाह्य ऊष्मा के निष्कासन एवं प्राप्ति के तापमान में परिवर्तन हो तब इस प्रक्रिया को ही रुद्धोष्म ह्रास दर या एडियाबैटिक लैप्स रेट कहते हैं। और वायु के तापमान में और वायु के टेम्परेचर में होने वाले ऐसे परिवर्तनों का मूल कारण क्या होता है? आरोही या अवरोही वायु का प्रसरण एवं संकुचन तथा वायु के आरोहण और अवरोहण के समय जो शुष्क रुद्धोष्म ताप ह्रास दर है यह 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 10 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के भीतर निचले मेंटल मतलब कि लोअर मेंटल तथा बाह्य क्रोड
लोअर मेंटल तथा आउटर क्रोड के बीच प्रस्तुत अशांतता को क्या कहा जाता है? तो इसे हम गुटेनबर्ग अशांतता कहते हैं। तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है इसको क्रस्ट, मेंटल तथा क्रोड 3 भागों में डिवाइड किया गया है। और जो क्रस्ट होती है यह ठोस पृथ्वी की सबसे ऊपरी भाग होता है और क्रस्ट के बाद 2900 किलोमीटर तक मेंटल पाया जाता है और मेंटल के बाद आता है क्रोड का पार्ट। और मेंटल के बाद आता है क्रोड का पार्ट, मतलब 2900 से लेकर 6371 किलोमीटर तक का भाग क्रोड कहलाता है। और यदि बात करें कोनार्ड असंबद्धता की, तो यह ऊपरी क्रस्ट तथा लोअर क्रस्ट के बीच में पाई जाती है। और मोहरविक असंतता ये लोअर क्रस्ट तथा अपर मेंटल के बीच में पाई जाती है। रेपटी असंबद्धता अपर मेंटल तथा लोअर मेंटल के बीच में पाई जाती है। और गुटेनबर्ग असंबद्धता ये लोअर मेंटल तथा बाह्य क्रोड के बीच पाई जाती है। और लेहमान असंबद्धता बाह्य और आंतरिक क्रोड के बीच में पाई जाती है। यदि हम बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी का यदि एक ये भाग है तो इसका ऊपरी भाग क्या कहलाएगा? क्रस्ट। लोअर क्या कहलाएगा? मिडिल, ये मेंटल कहलाता है। और लोअर भाग ये क्रोड कहलाता है। तो इसमें जो क्रस्ट है, क्रस्ट में भी 2 पार्ट होते हैं, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। तो इसके बीच में आता है कोनराड असंबद्धता। और ये मेंटल में भी 2 पार्ट होते हैं, अपर मेंटल एंड दिस वन इज लोअर मेंटल। और क्रोड में भी आता है, ये आउटर कोर होता है और नीचे का होता है लोअर क्रोड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान मशरूम के आकार की होती है? तो हो जाएगी लैकोलिथ। तो आग्नेय चट्टानों के निर्माण की बात करें तो इनका निर्माण तरल, मैग्ना और लावा के जमने से होता है। और उत्पत्ति प्रक्रिया के आधार पर जो आग्नेय चट्टानें हैं ये बाह्य जैसे कि बेसाल्ट और गैब्रो से निर्मित होती हैं तथा अंतर्निर्मित चट्टानों में बैथोलिथ और लैकोलिथ ये 2 वर्गों में विभक्त किया जाता है इन्हें। बैथोलिथ की बात करें तो बैथोलिथ क्या होते हैं? तो यदि मैग्मा का बड़ा पिंड भूपर्पटी में अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए तो यह एक गुंबदनुमा आकार में विकसित हो जाता है तथा अनाच्छादन प्रक्रियाओं के द्वारा ऊपरी पदार्थ के हट जाने पर ही यह धरातल पर प्रकट हो जाते हैं। और लैकोलिथ की बात करें तो यह गुंबदनुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टानें होती हैं जो कि किस आकार की होती हैं? मशरूम के आकार की। और इनका तल समतल व एक पाइप रूपी वाहक नली से नीचे से जुड़ा होता है। और यदि बात करें हम डाइक की, तो लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के लगभग समकोण पर होता है। और इस अवस्था में जब लावा ठंडा हो जाता है तो यह एक दीवारनुमा संरचना बनाता है, इसे ही हम डाइक कहते हैं। यदि बात करें लैपोलिथ की, तो ऊपर उठते हुए लावा के कुछ भाग क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले जो कमजोर धरातल है इसमें चले जाते हैं। और यदि यह तस्तरी नुमा के आकार में जम जाए तो यही यह लैपोलिथ कहलाता है। किस आकार में? तस्तरी नुमा। नेक्स्ट है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस तो हो जाएगी नाइट्रोजन। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है 78.8%, ऑक्सीजन पाई जाती है 20.95, देन आर्गन एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और मीथेन पाई जाती है सबसे कम। नेक्स्ट है, वेगनर के महाद्वीपीय बहाव के सिद्धांत के संबंध में कौन सा सही है? सही बताना है। पहला कहता है कि यह सिद्धांत पूर्व कार्बोनिफेरस काल से शुरू हुआ था, तो इसका पहला गलत है। दूसरा कहता है कि सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य था पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास में प्रमुख जलवायु परिवर्तनों की व्याख्या करना, तो इसका दूसरा सही है, पहला गलत है। तो वेगनर के अनुसार जो कार्बोनिफेरस युग है इसमें समस्त स्थल भाग एक विशाल महाद्वीपीय भूखंड के रूप में संलग्न था, इसे ही पैंजिया कहा गया। तथा जो पैंजिया था इसके चारों ओर से जलीय भाग से घिरा हुआ था जिसे पैंथालासा कहा गया। और लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व पैंजिया लॉरेशिया और गोंडवाना में विभाजित होता है। तो पैंजिया 2 भागों में डिवाइड होता है, लॉरेशिया और गोंडवाना। और इसी प्रकार जो वेगनर था, वेगनर के सिद्धांत का क्रियान्वयन किस युग में होता है? पूर्व कार्बोनिफेरस नहीं, कार्बोनिफेरस से शुरू होता है। नेक्स्ट है, कौन सी क्रांति जो पहली क्रांति है जो सामाजिक आदर्शों पर आधारित थी? हो जाएगी रशियन रेवोल्यूशन। तो 1917 की रूसी क्रांति ये 20वीं सदी के विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। और 1789 ईस्वी में फ्रांस की राज्य क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व की भावना का प्रचार करके जो यूरोप के जनजीवन थे इनको गहरे स्तर पर प्रभावित किया था। और रूसी क्रांति की व्यापकता अब तक की सभी राजनीतिक घटनाओं की तुलना में बहुत ही विस्तृत थी। इसमें केवल निरंकुश, एकतंत्री, स्वेच्छाचारी, जारशाही शासन का ही अंत नहीं किया गया, बल्कि इसमें कुलीनों, जामीदारों, सामंतों, पूंजीपतियों इन सभी की आर्थिक और सामाजिक सत्ता को भी समाप्त किया गया। साथ ही विश्व में मजदूर और किसानों की प्रथम सत्ता स्थापित की जाती है। और मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक समाजवाद की विचारधारा को मूर्त रूप में पहली बार उस रूसी क्रांति ने ही प्रदान किया था। नेक्स्ट है, बोल्शेविक सरकार ने मार्च 1918 में किसके साथ ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि पर हस्ताक्षर किया और युद्ध से बाहर हो गया? तो हो जाएगा जर्मनी। बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहा है। और जो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि होती है यह एक आरोपित संधि थी। इसके माध्यम से जर्मनी जो था इसने बोल्शेविक रूस पर वैसा ही अत्याचार किया जैसे कि बाद में वर्साई की संधि ने जर्मनी के साथ किया।
नेक्स्ट है निष्क्रिय मामलों और कामकाजी उद्योगपतियों में समाज का विश्लेषण किसने किया था? तो ये किया गया था हेनरी डी सेंट साइमोन के द्वारा। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा गठबंधन सही है? तो इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ तथा यूएसए और जर्मनी, इटली और जापान, तो इसके दोनों ही कथन सही हैं। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 1945 के बीच होता है और इसमें दो प्रमुख प्रतिद्वंदी गुट धुरी थी, जिनमें पहला था जर्मनी, इटली और जापान, और मित्र राष्ट्र थे कौन कौन से? फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए और सोवियत संघ। कुछ हद तक इसमें चीन शामिल था और इसमें लगभग कितने 100 मिलियन लोग शामिल हुए थे और 50 मिलियन लोग, दुनिया की आबादी का लगभग 3% मारे जाते हैं। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कुछ प्रमुख कारण थे जिनमें थी वर्साय संधि की कठोर शर्तें, आर्थिक मंदी, तुष्टीकरण की नीति, जर्मनी और जापान में सैन्यवाद का उदय। नेक्स्ट है किस विचारधारा में लोकतंत्र को एक डीकैइंग कोर्प्स के रूप में वर्णित किया गया है? तो ये हो जाएगा फासिस्टवाद। कहाँ से संबंधित है? इटली से संबंधित है। यदि बात करें फाशीवाद की, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? इटालियन भाषा के फैसिको से। इसका अर्थ क्या है कि लकड़ियों का बांधा हुआ गट्ठर। और जो मुसोलिनी था इसने फाशीवाद का विकास किया और इससे अपने दल की विचारधारा बनाया। किसने? मुसोलिनी ने। इसने उदारवाद, लोकतंत्र, साम्यवाद, व्यक्तिवाद का विरोध भी किया और निरंकुशवाद, उग्र राष्ट्रवाद, युद्धवाद, सर्वाधिकारवाद तथा पूंजीवाद का समर्थन किया मुसोलिनी के द्वारा। इसीलिए फासीवाद से एक ऐसी व्यवस्था का बोध होता है जो कि लोकतंत्र और उदारवाद का प्रबल विरोध करती है। कौन? फासीवाद। साथ ही फासीवाद उग्र राष्ट्रवाद, युद्धवाद, पूंजीवाद और सर्वसत्ताधिकारवाद का समर्थन करती है। अतः कह सकते हैं कि जो फासीवादी विचारधारा है इसमें लोकतंत्र का क्षय हो गया है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र के किस अनुच्छेद का उद्देश्य उच्च जीवन स्तर है? तो हो जाएगा आर्टिकल 55। नेक्स्ट है समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैली तटों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें समुद्री भृगु कहते हैं। तो सागरीय तरंगों के अपरदन के द्वारा उत्पन्न समुद्री भृगु सागर तटीय दृश्यावली का ही स्थल रूप है। जब तटीय मैदानों के बलुआ तट पर तरंगे अपने अपरदन के द्वारा चट्टान के नीचे वाले भाग पर प्रहार करके काटती हैं, जिससे तट का भाग सीधा मतलब कि ऊर्ध्वाधर खड़ा हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? सी स्लिफ मतलब कि समुद्री भृग का निर्माण होता है। और समुद्री भृग लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटीय भाग होते हैं। और बैरियर द्वीप लहरों का निर्माण सागरीय लहरों तथा हवाओं के द्वारा तट के समानांतर रेत और तलछट के जमाव से होता है। जो बैरियर द्वीप है या नदी के डेल्टा के पास एवं कम विवर्तनिक गतिविधि वाले क्षेत्रों में तथा अपेक्षाकृत समतल तटीय क्षेत्रों में बनते हैं और ये द्वीप ऊर्ध्वाधर ऊंचे उठे भाग नहीं होते हैं। इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? सेकंड गलत, पहला सही। नेक्स्ट है फैसीवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला कहता है कि उदारवाद लोकतंत्र और मार्क्सवादी समाजवादी विचारधारा की अस्वीकृत पर आधारित एक क्रांतिकारी आंदोलन है। पहला बिल्कुल करेक्ट है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। दूसरा कहता है कि फांसीवादियों ने इटली में सरकार के पिछले स्वरूप का पूरा समर्थन किया था, तो इसका दूसरा गलत है, पहला सही है। और फांसीवाद की बात करें तो यह मुख्यतः अतिराष्ट्रवाद पर आधारित है। इसका ध्यान लोगों को नियंत्रित करने के लिए सैन्य शक्ति के प्रयोग पर केंद्रित है। यह सैन्य आदर्शों पर आधारित है। इसमें साहस, आज्ञाकारिता, अनुशासन और शारीरिक दक्षता सम्मिलित होते हैं। और फांसीवाद यह उदारवाद, लोकतंत्र एवं मार्क्सवादी समाजवाद के परिव्यजन पर आधारित एक क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में सामने आया है और यह रूढ़िवादी सत्तावादी समूहों से भिन्न था। नेक्स्ट है 14 सूत्री कार्यक्रम किसके द्वारा प्रस्तावित किया जाता है? तो यह किया जाता है वुडरो विल्सन के द्वारा। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी पराजित होता है और फ्रांस विजेताओं की कतार में खड़ा था। मतलब कि फ्रांस की विजय होती है, जर्मनी पराजित होता है और युद्ध की समाप्ति पर युद्ध विराम की संधियों पर हस्ताक्षर करने के लिए जो फ्रांस की राजधानी है क्या? पेरिस, वहाँ पे एक शांति सम्मेलन आयोजित किया जाता है। और पेरिस के इस सम्मेलन में यूएसए के प्रेसिडेंट विल्सन ये एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधि थे और इन्होंने अपना 14 सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया और अपने 14 सूत्रों में से एक सूत्र में कहा था कि छोटे बड़े सभी राष्ट्रों को समान रूप से राजनीतिक स्वतंत्रता तथा प्रादेशिक अखंडता का आश्वासन देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की जाए। इसी प्रकार जो विल्सन थे इन्होंने एक शांतिपूर्ण विश्व की स्थापना पर बल दिया और विल्सन के 14 सूत्री के आधार पर प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया और इसी आधार पर 10 जनवरी 1920 को संयुक्त राष्ट्र की विधिवत स्थापना की जाती है। नेक्स्ट है समाज के उदारवादी दृष्टिकोण के जनक कौन थे? तो हो जाएंगे जॉन लॉक। तो उदारवाद यह व्यक्ति की स्वतंत्रता पर आधारित एक आधुनिक विचारधारा है तथा इस मान्यता पर आधारित है कि व्यक्ति को अपना मार्ग स्वयं चुनने के लिए छोड़ देना चाहिए। इस विचारधारा में व्यक्ति की संपत्ति और स्वतंत्रता संबंधी अधिकार को विशेष महत्व दिया गया है और जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है तथा जॉन लॉक के अनुसार राज्य का निर्माण जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति की सुरक्षा के लिए किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन क्रिस्टल चट्टानों में से एक दोष का घटक नहीं है? तो हो जाएगा एंटी क्लिनिकल एक्सेस। तो
तो क्रिस्टल चट्टानों में एक दोष का घटक एंटी क्लिनिकल एक्सिस नहीं है। अपनति और अभिनति के आधार पर एंटी क्लिनिकल एक्सिस तथा सिंक्लाइन एक्सिस ये दो प्रकार के वलन अक्ष होते हैं और वलन के मध्य में स्थित कल्पित तल को अक्षीय तल मतलब कि एक्सियल प्लेन कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सूर्य तप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो इसमें हो जाएगा सूर्य की किरणों की कोणीय स्थिति, दिन की अवधि तथा सूर्य कलंक मतलब कि सन स्पॉट्स। तो इसके तीनों ही कथन सही होंगे। नेक्स्ट है, जापान में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें हम टाइफून कहते हैं। तो जापान में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को टाइफू कहा जाता है और सामान्य चक्रवात निम्न दाब के केंद्र होते हैं जिसमें वायु दाब केंद्र से परिधि की ओर होता है और इसके परिणाम स्वरूप जो पवनें होती हैं पवित्र परिधि से केंद्र की ओर संचारित होती हैं। और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बात करें तो 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के मध्य उत्पन्न होती हैं। अटलांटिक महासागर, कैरिबियन सी, मैक्सिको की खाड़ी के क्षेत्र में इन चक्रवातों को हम हरिकेन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अन्य स्वायत्त एजेंसियां नहीं शामिल इसमें। तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पर्यावरण पर कार्रवाई की शुरुआत कब की जाती है? तो ये की जाती है 1947 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में लौह और इस्पात उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो इसमें हो जाएगा कानपुर। कानपुर की बात करें तो चमड़ा व कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो स्वतंत्रता के बाद सेकेंड 5 ईयर प्लानिंग 1956 से लेकर 57 में विदेश के सहयोग से 3 नए एकीकृत इस्पात संयंत्र की स्थापना की जाती है। तो इनमें हो जाएगा राउरकेला जो कि कहाँ है? उड़ीसा में। यहाँ पे जर्मनी के सहयोग से 1959 में स्थापित किया जाता है। भिलाई, और यदि बात करें भिलाई की तो ये छत्तीसगढ़ में है। ये रसिया के सहयोग से 1959 में स्थापित किया जाता है। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में यूके की सहायता से यहाँ पे 1962 में स्थापना की जाती है। भारत में उत्तर पूर्व मानसून में क्या शामिल होता है? तो इसमें गर्म मौसम शामिल होता है, बारिश का मौसम शामिल नहीं होता उत्तर पूर्व मानसून में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। तो उत्तर पूर्व मानसून की बात करें तो इसको भारत में मानसून का निवर्तन या लौटता हुआ मानसून कहते हैं। और भारत में उत्तर पूर्वी मानसून की सक्रियता कहाँ होती है, कब से कब तक? तो अक्टूबर से दिसंबर तक होती है और इसमें हवाएं शुष्क होती हैं तथा वर्षा नगण्य होती है, मतलब वर्षा ना के बराबर होती है और यह गर्मी मौसमी दशाएं दर्शाता है और यह मौसम गर्म मौसमी दशा दर्शाता है। और उत्तर पूर्वी मानसून की जो शुष्क हवाएं होती हैं ये बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करके तमिलनाडु के तट पर वर्षा करती हैं तथा बारिश में भारत का मौसम दक्षिण पश्चिम मानसून के आने से शुरू होता है, ना कि उत्तर पूर्व आने से। तो इसलिए दूसरा गलत है, पहला सही है। और यदि पूछा जाए कि लौटते हुए मानसून से वर्षा कहाँ होती है तो ये होती है कहाँ पे? यही होती है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में चावल एक वाणिज्यिक फसल के रूप में उगाया जाता है? तो हो जाएगा हरियाणा तथा पंजाब, ओडिशा नहीं। इसका हो जाएगा 1 और 3। चावल की बात करें तो यह उष्णकटिबंधीय फसल है। इसके लिए 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तथा 150 सेंटीमीटर की वर्षा तथा दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। और भारत में जो चावल है यह खाद्यान्न फसल के रूप में उगाया जाता है, लेकिन पंजाब और हरियाणा है यहाँ पे चावल की कृषि वाणिज्यिक फसल के रूप में उगाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है? तो इसमें हो जाएगा मुलिंगला दर्रा, मंगशा, धुरा दर्रा तथा लिपुलेख। लिपुलेख की बात करें तो ये कहाँ पे है? ये है उत्तराखंड में। तो इसका हो जाएगा 1, 2 और 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मापने के पैमानों में से कौन सा भूकंप की तीव्रता और इसकी गंभीरता को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल होता है? तो इसमें हो जाएगा मार्केली स्केल, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। और यदि बात करें सैफिर सिम्पसन स्केल की तो यह एक रेटिंग स्केल है जो कि यह एक रेटिंग प्रणाली है जो कि हरिकेन तूफानों को उनकी हवा की गति के आधार पर वर्गीकृत करता है। नेक्स्ट है, शुष्क कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला कहता है कि 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में फसलों की खेती की जाती है। तो इसका पहला गलत है क्योंकि यहाँ पे 100 नहीं, यहाँ पे होगा 75 सेंटीमीटर से भी कम। तो इसका पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है कि इस खेती में मक्का और बाजरा जैसे अनाज उगाए जाते हैं, करेक्ट है। और शुष्क कृषि क्षेत्र मृदा अपरदन के लिए अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। तो इसका दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट है, स्वर्णिम चतुर्भुज गलियारे के किस किनारे की लंबाई सबसे लंबी है? तो हो जाएगा कोलकाता से चेन्नई। यदि बात करें स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई कितनी हो जाएगा 5846 किलोमीटर। और इस योजना का शिलान्यास अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 1999 में किया था और इस पर कार्य शुरू होता है 2001 में। इसमें 4 परियोजनाएं हैं। कौन कौन से? दिल्ली से कोलकाता, चेन्नई से मुंबई, कोलकाता से चेन्नई तथा दिल्ली से मुंबई। तो इसमें सबसे लंबा कौन सा होगा? कोलकाता से चेन्नई 1684 किलोमीटर और सबसे कम कौन सा होगा? चेन्नई से मुंबई। नेक्स्ट है, विश्व में फीचर फिल्मों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो हो जाएगा इंडिया। और 60 मिनट मतलब कि 60 मिनट या उससे अधिक के समय की फिल्मों को ही फीचर फिल्म के रूप में जाना जाता है। विश्व में जौ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो हो जाएगा रसिया। जौ की बात करें तो उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध दोनों ही जलवायु कटिबंधों में की जाती है इसकी खेती। और जौ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है रसिया।
जौ के उत्पादक देशों के अवरोही क्रम की बात करें तो सबसे हो जाएगा रसिया सबसे ज़्यादा, सेकंड पे ऑस्ट्रेलिया, थर्ड पे कनाडा एंड फोर्थ पर है टर्की। नेक्स्ट है ग्रिफिथ टेलर के असहजता के पैमाने को 6 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। 55 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 60 डिग्री फ़ारेनहाइट किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो जाएगा बहुत मुश्किल से असुविधाजनक का प्रतिनिधित्व करता है। यदि हम बात करें ग्रिफिथ टेलर की, तो इन्होंने मानव की शारीरिक क्रियाओं पर टेम्परेचर व अपेक्षित आर्द्रता का प्रभाव प्रकट करने के लिए पहली बार ऐसे आलेख बनाए गए जिन्हें ही क्लाइमोग्राफ कहा गया। और क्लाइमोग्राफ में क्षैतिज अक्ष पर अपेक्षित आर्द्रता तथा ऊर्ध्वाधर अक्ष पर आर्द्र बल टेम्परेचर को प्रदर्शित किया जाता है। तथा श्वेत आबादी की असुविधा के लिए टेलर ने असहजता के पैमाने को 6 श्रेणियों में डिवाइड किया है। यदि बात करें 40 से लेकर 45 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये हो जाएगा बहुत मुश्किल से असुविधाजनक। 45 से लेकर 55 तो हो जाएगा आदर्श स्थिति, और 55 से लेकर 60 तो हो जाएगा बहुत मुश्किल से असुविधाजनक, मतलब कि वेरी रेयरली अनकंफर्टेबल। और 60 से लेकर 65 के बीच में तो हो जाएगा समटाइम्स अनकंफर्टेबल। 65 से 70 के बीच ये आएगा अक्सर असहज, मतलब कि ऑफ्टन अनकंफर्टेबल। और 70 से लेकर 70 के ऊपर तक तो हो जाएगा यूजुअली अनकंफर्टेबल। नेक्स्ट है भारत में किसको छोड़कर सभी प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के केंद्र में गृह मंत्रालय ही बुनियादी मंत्रालय है, तो हो जाएगा सूखे को छोड़कर। सूखे के प्रबंधन के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ये बुनियादी मंत्रालय है। सूखा ऐसी स्थिति को कहते हैं जब लंबे समय तक कम वर्षा हो, अत्यधिक वाष्पीकरण हो तथा जलाशयों और भूमिगत जल के अत्यधिक प्रयोग से भूतल पर जल की कमी हो जाए। और सूखे से कृषि पद्धतियां, सामाजिक आर्थिक गतिविधियों, मानव विकास नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। नेक्स्ट है महासागरों में लवणता के अक्षांशीय वितरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला कहता है कि उच्चतम लवणता भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में दर्ज की जाती है, तो इसका पहला गलत है क्योंकि यहाँ पे कम होती ना कि उच्च होती है। दूसरा कहता है कि उत्तरी गोलार्ध के महासागरों की लवणता दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अधिक होती है, तो इसका दूसरा भी गलत हो जाएगा, इसमें कोई भी सही नहीं है। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में वर्षा अधिक होने के कारण समुद्र के जल में वर्षा के जल के मिश्रण के कारण जो लवणता होती है, सैलिनिटी की मात्रा का क्या होती है, कम होती है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। साथ ही उच्चतम लवणता उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग कितनी 30 डिग्री उत्तरी से लेकर दक्षिणी अक्षांशों के निकट पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है तथा वाष्पीकरण अधिक होता है। और उत्तरी गोलार्ध के महासागरों के सतही जल की औसत लवणता 34 तथा दक्षिणी गोलार्ध की 35 है। और इसी प्रकार उत्तरी गोलार्ध के महासागरों की लवणता दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में क्या होती है, कम होती है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा होती है, उत्तरी गोलार्ध में कम। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास के 3 बुनियादी घटकों का एक सम्मिश्रण है, निम्नलिखित में से कौन सा वह घटक नहीं है। तो इसमें जीवन स्तर तो शामिल है, ज्ञान भी शामिल है, तो इसमें पूछा नहीं, तो इसलिए इसमें जाएगा ऑप्शन बी। तो 1990 से यूएनडीपी मतलब कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़े हुए अर्थशास्त्री कौन, महबूब उल हक तथा उनके अन्य सहयोगी AK सेन व सिंगर हस ने मानव विकास सूचकांक SDI को डेवलप किया था। इसके 3 बुनियादी घटक हैं। पहला तो कहता है दीर्घ तथा स्वस्थ जीवन, मतलब कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा की बात करता है। शिक्षा की बात करता है तो स्कूल के लिए औसत वर्ष तथा स्कूल के लिए प्रत्याशित वर्ष की बात करता है तथा जीवन निर्वाह दर की बात करता है। सुनामी के द्वारा जो अधिकतम क्षैतिज दूरी पहुंचती है उसे क्या कहते हैं, तो इसे इनअंडेशन कहते हैं। तो सुनामी के द्वारा जो अधिकतम क्षैतिज दूरी पहुंचती है उसे इनअंडेशन कहा जाता है। और सुनामी के कारण तटीय समुद्र के स्तर में वृद्धि हो जाती है, जिससे क्या होता है, तटीय आधारभूत संरचना और लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। इसे ही हम इनअंडेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है वेबर के औद्योगिक अवस्थिति मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थिति में उद्योग का उपयुक्त स्थान स्थानीय कच्चे माल के स्रोतों के निकट होगा। पहला कहता है कि यदि किसी उद्योग का भौतिक सूचकांक 1 से अधिक हो, तो पहला तो करेक्ट है। दूसरा कहता है किसी उद्योग का भौतिक सूचकांक 0 के बराबर हो, दूसरा गलत है, इसका पहला सही है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो सेकंड पर कौन है, सेकंड पर है महाराष्ट्र, थर्ड पर पश्चिम बंगाल, थर्ड पर बिहार, फोर्थ पर पश्चिम बंगाल एंड फिफ्थ पर है MP। तो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए विभिन्न प्रकार के जनसंख्या घनत्व की गणना की जाती है और पोषण घनत्व को किस के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो ये क्या था, कुल जनसंख्या को कुल खेती योग्य भूमि से डिवाइड करके। नेक्स्ट है नदी बहिर्वाह का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। पहला कहता है कि नील नदी भूमध्य सागर में जाके गिरती है, मतलब कि कौन सी नदी कहाँ जाके गिरती है, तो पहला तो करेक्ट है। दूसरा कहता है कि अमेजन नदी अटलांटिक ओशन में गिरती है, ये भी सही है। सिंधु नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, इसका तो तीसरा गलत है, इसका सही है पहला और दूसरा। तो यदि हम सिंधु नदी की बात करें तो ये अरेबियन सी में जाके गिरती है, ना कि बंगाल की खाड़ी में।
नेक्स्ट है कोसी नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, तो ये हो जाएगी गंगा। गंगा की सहायक नदी और गंगा से बाएं के तट में मिलने वाली उसकी ट्रिब्यूटरी है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। इसका स्रोत तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में होता है। यहाँ से इसकी मुख्य धारा ये अरुण निकलती है, अरुणा के नाम से जानी जाती है कोसी नदी। नेक्स्ट है आर्कियन चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत के 2/3 हिस्से को कवर करती हैं। निम्नलिखित में से कौन आर्कियन चट्टान का एक प्रकार है, तो इसमें बंगाल नीस तथा नीलगिरी नीस ये दोनों ही आर्कियन क्रम की चट्टानों के प्रकार हैं। और ये दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर उत्तर में राजस्थान तक प्रायद्वीपीय भारत के लगभग 2/3 क्षेत्र में फैले हैं। ये चट्टानें कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में लगभग कितना 1.87 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हैं। नेक्स्ट है बैंक को किसी खाते को एनपीए के रूप में तभी वर्गीकृत करना चाहिए जब किसी तिमाही के दौरान देय और प्रभारित ब्याज तिमाही के अंत से कितने दिन के भीतर पूरी तरह से सेवित नहीं होता है, तो जाएगा 90 डेज के भीतर। नेक्स्ट है राजनीतिक पार्टी के प्रकार तथा राजनीतिक पार्टी का नाम बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो इसमें राष्ट्रीय पार्टी कौन सी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राज्य पार्टी, आम आदमी पार्टी नहीं है क्योंकि अब ये आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया है। राज्य पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, तो ये एक राष्ट्रीय पार्टी है, तो इसका तीसरा भी गलत हो जाएगा, इसका दूसरा भी गलत हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, तो इसमें सही होगा 1 और 2। नेक्स्ट है स्थानीय स्व सरकार को सरकार के किस स्तर के लिए संवैधानिक दर्जा दिया गया है, तो जाएगा तीसरे स्तर के लिए। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो 1993 में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। 73rd के द्वारा नगर पंचायत तथा 74th के द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार के द्वारा गठित निम्नलिखित में से कौन आयोग भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है, तो ये हो जाएगा सरकारिया कमीशन। नेक्स्ट है एक अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र की विशेषता होती है, ये होती है सामाजिक सुरक्षा का अभाव होता है असंगठित क्षेत्र में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास को सही ढंग से परिभाषित करता है, तो इसमें जाएगा आउटपुट का प्रकार प्लस आर्थिक कल्याण, ये आर्थिक विकास को परिभाषित करते हैं। आर्थिक विकास परिमाणात्मक मतलब कि राष्ट्रीय उत्पाद के आकार में परिवर्तन तथा गुणात्मक परिवर्तन के साथ ही जीवन की गुणवत्ता में सुधार जो कि राष्ट्रीय कल्याण में वृद्धि से संबंधित होता है। नेक्स्ट है विदेशी व्यापार विकास में कई गुना योगदान दे सकता है। आर्थिक विकास में विदेशी व्यापार की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला कहता है कि घरेलू कामगारों के कल्याण को बढ़ाता है, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है कि यह सभी विकासशील देशों में गरीबी को पूरी तरह से कम करने में मदद करता है, तो इसका दूसरा सही नहीं होगा, इसका सही होगा पहला ओनली बी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में संघ राज्य संबंधों के बारे में सही है। पहला कहता है कि संघ के पास बाहरी आक्रमण से राज्यों की रक्षा करने की शक्ति है, करेक्ट है। संघ के पास राज्यों को आंतरिक अशांति से बचाने की शक्ति है, तो इसके दोनों ही कथन सही हैं। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 355 बात करता है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे, साथ ही इस बात को भी सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करे। और आर्टिकल 355 ये आपातकालीन प्रावधानों का हिस्सा है जो कि संविधान के भाग 18 में शामिल आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक निहित है। तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो हो जाएगा साइकिल। तेलुगु देशम पार्टी इसका गठन होता है 29 मार्च 1982 को। इसके संस्थापक होते हैं एम तारक रामा राव जी और प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष हैं एन चंद्रबाबू नायडू। और तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, साइकिल। नेक्स्ट है एक देश की प्रति व्यक्ति आय किस पर प्राप्त की जाती है, तो जाएगा राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से डिवाइड करके। तो यदि हम बात करें प्रति व्यक्ति आय की, तो हो जाएगा राष्ट्रीय आय डिवाइडेड बाई टोटल जनसंख्या। नेक्स्ट है मुद्रा आपूर्ति के किस माप को मौद्रिक आधार के रूप में जाना जाता है, तो हो जाएगा M0 के रूप में। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर बार आया है, इसको मैंने कई बार एक्सप्लेन भी किया है, तो आप लोग सभी PYQs को जरूर सॉल्व करिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन कई रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय दल मुख्य रूप से दक्षिण भारत से जुड़ा है, तो जाएगा द्रविड़ मुन्नेन कड़गम। नेक्स्ट है भारत में छोटे शहरों के प्रशासन के लिए राज्य सरकार के एक अलग अधिनियम के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शहरी स्थानीय निकाय बनाया जाता है, तो जाएगा टाउन एरिया कमेटी। टाउन एरिया कमेटी की बात करें तो भारत में छोटे शहरों के प्रशासन के लिए गठित एक अर्ध नगर पालिका प्राधिकरण है। इसे सीमित संख्या में नागरिक कार्य सौंपे जाते हैं जैसे कि स्ट्रीट लाइटिंग, जल निकासी, सड़क संरक्षण आदि। और टाउन एरिया कमेटी की स्थापना राज्य विधायिका द्वारा पारित एक अधिनियम के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है नैतिक दबाव साख नियंत्रण की एक कैसी तकनीकी है, तो यह एक गुणात्मक तकनीकी है। तो जो नैतिक दबाव होता है ये साख नियंत्रण की एक कैसी है, गुणात्मक तकनीकी है।
तो आरबीआई के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले शाख नियंत्रण तथा तरलता समायोजन के दो तरीके होते हैं। कौन कौन से? परिमाणात्मक या मात्रात्मक शाख तथा गुणात्मक या चयनात्मक शाख। परिमाणात्मक में आते हैं बैंक दर, खुले बाजार की क्रिया, परिवर्तनीय कोष अनुपात, नकद कोष अनुपात मतलब कि CRR तथा SRR। और गुणात्मक में होता है न्यूनतम सीमा निर्धारण, शाख मापदंड का निर्धारण तथा नैतिक दबाव। और मात्रात्मक में आता है तरलता समायोजन सुविधा, सीमांत स्थायी सुविधा, बाजार स्थिरीकरण स्कीम बिल तथा CBLO। तथा गुणात्मक की बात करें तो इसमें विभेदक ब्याज दर, प्रत्यक्ष कार्रवाई, शाख रशनिंग तथा शाख स्वीकृत योजना और क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट। नेक्स्ट है हर 5 साल में किसके द्वारा एक वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है? तो हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। वित्त आयोग आर्टिकल 280 में है। वित्त आयोग की बात करें तो यह एक अर्ध न्यायिक तथा सलाहकारी निकाय है और 22 नवंबर 2017 से लेके और 22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग का गठन को मंजूरी मिलती है तथा 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2020-21 से लेकर 25-26 तक होगा है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को फसल विकास योजना के रूप में कब शुरू किया जाता है? तो ये की जाती है 2007 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भारत में एक सांविधिक निकाय नहीं है? तो इसमें हो जाएगा वित्त आयोग, क्योंकि इसकी व्यवस्था की गई है संविधान में अंडर आर्टिकल 280। तो योजना आयोग क्या है? यह एक सांविधिक निकाय है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक सदन नहीं है? तो इसमें हो जाएगा सिक्किम में। वर्तमान में भारत में 6 राज्य हैं जहाँ पे द्विसदनात्मक सदन है। तो संविधान के भाग 6 में आर्टिकल 168 से लेकर 212 तक राज्य विधानमंडल की संरचना, गठन तथा कार्यकाल, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों और शक्तियों आदि का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो कि राज्यपाल और 1 या 2 सदनों से मिलकर बनेगा। जहां पर विधानमंडल के 2 सदन है वहां एक का नाम क्या होगा? विधान परिषद यानी कि उच्च सदन, और विधानसभा वो निम्न सदन कहलाती है। वर्तमान में कितने? 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना, यूपी और बिहार, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार का साधन नहीं है? तो इसमें हो जाएगा ट्रेजरी बिल। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अल्पकालिक तिथित प्रतिभूतियों को ही ट्रेजरी बिल कहते हैं और इनके आधार पर सरकार ब्याज से बाजार से उधार प्राप्त करती है। और ट्रेजरी बिल ये पूंजी बाजार से संबंधित है, जबकि वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण पत्र व बंध पत्र ये सभी मुद्रा बाजार से संबंधित है। नेक्स्ट है आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन के पूर्व आपदा चरण को PSP चरण के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन चरणों का कौन सा संयोजन सही है? तो इसमें हो जाएगा PSP बोला है तो क्या हो जाएगा? प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशन तथा प्रिवेंशन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन A। तो आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन के पूर्व आपदा चरण को PSC चरण के रूप में जाना जाता है। PSC और आपदा प्रबंधन चक्र में 6 चरण अर्थात रोकथाम आता है, शमन, न्यूनीकरण, प्रतिक्रिया, पुनर्प्राप्ति तथा पुनर्निर्माण होते हैं। और PHP का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ है तैयारी, न्यूनीकरण, रोकथाम। इसमें न्यूनीकरण रोकथाम में क्या आता है? प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशन तथा प्रिवेंशन। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 35 वर्ष। तो ये होनी चाहिए 35 वर्ष। और भारत के राष्ट्रपति के लिए व्यवस्था की गई है अंडर आर्टिकल 42 और ये भारत का प्रथम नागरिक होता है तथा यह राज्य का प्रमुख होता है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें तो इसका निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। इसका निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। और यदि बात करें भारत के राष्ट्रपति के लिए अर्हताओं की, तो यह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो तथा यह संघ सरकार में या किसी राज्य सरकार में या किसी स्थानीय प्राधिकरण में या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर ना हो। नेक्स्ट है सरकार का निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी पंचायती राज संस्था का सामान्य अधिकारी होता है? तो हो जाएगा प्रखंड विकास अधिकारी। नेक्स्ट है भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला कहता है कि महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा, करेक्ट है। दूसरा कहता है कि महान्यायवादी का पारिश्रमिक राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं, तो इसके दोनों ही कथन सही है। महान्यायवादी की व्यवस्था किसमें है? अंडर आर्टिकल 76 में। नेक्स्ट है नेपाल और बोलीविया के राजनीतिक संघर्ष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला कहता है कि नेपाल में आंदोलन लोकतंत्र की स्थापना के लिए था, जबकि बोलीविया में संघर्ष एक निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार पर दावे शामिल थे। पहला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहता है कि नेपाल का संघर्ष सफल रहा जबकि बोलीविया का संघर्ष असफल, तो इसका दूसरा गलत है, पहला सही है, क्योंकि दोनों ही संघर्ष सफल होते हैं, कोई भी असफल नहीं होता है। नेक्स्ट है माओवादी पीपल्स वॉर नेपाल में कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1996 में। यदि बात करें नेपाली गृह युद्ध की, तो ये 1996 से लेकर 2006 तक नेपाल के पूरे साम्राज्य में होता है।
और इसी युद्ध के कारण 2008 में नेपाली साम्राज्य का पतन होता है और बाद में नेपाल के वर्तमान जो संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य है इसकी स्थापना की जाती है 2008 के बाद। और इस संघर्ष ने अधिकांश ग्रामीण विकास गतिविधियों को भी बाधित किया। इसी क्रांति के परिणाम स्वरूप नेपाल में राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन मिलते हैं। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा ने सुचारू रूप से कार्य करने के लिए अपने कार्य को विभिन्न समितियों में बांट दिया था। निम्नलिखित में से कौन सी समिति अपने संबंधित अध्यक्ष के साथ सही सुमेलित है? यूनियन पावर कमेटी के अध्यक्ष होते हैं जवाहरलाल नेहरू, करेक्ट है। संचालन समिति के अध्यक्ष होते हैं राजेंद्र प्रसाद, ये भी सही है। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते हैं, इसके भी हेड होते हैं जवाहरलाल नेहरू, तो इसका तीसरा गलत है, पहला और दूसरा सही। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्तियां कौन करते हैं? तो इसकी नियुक्ति की जाती है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ये भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय होता है। इसे संविधान के तहत भारत गणराज्य का सर्वोच्च न्यायालय भी कहा गया है। जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है ये सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य और मुख्य न्यायाधीश होता है। इसमें अधिकतम कितने 34 न्यायाधीश होते हैं तथा इसके पास मूल सलाहकार और क्षेत्रीय अधिकार के रूप में व्यापक शक्तियाँ भी होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची कुछ राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रावधान करती है। निम्नलिखित में से किस राज्य का उल्लेख उस अनुसूची में नहीं है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसमें हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। इसमें कौन कौन से शामिल हैं? तो भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत पूर्वोत्तर राज्यों में 4 राज्य शामिल हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। यहाँ पे स्वायत्त जिला परिषदों की स्थापना की गई है और ये स्वायत्त जिले परिषद आदिवासी संस्कृति की रक्षा, उसके संरक्षण की परिकल्पना करते हैं। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। आर्टिकल 56 से संबंधित है राष्ट्रपति की पदावधि से, पहला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा आर्टिकल 60 ये राष्ट्रपति के निर्वाचन नहीं, ये संबंधित है राष्ट्रपति के शपथ से, तो इसका दूसरा गलत हो जाएगा। आर्टिकल 67 ये भारत के उपराष्ट्रपति से नहीं, इसमें संबंधित है उपराष्ट्रपति की पदावधि, तो इसका तीसरा भी गलत है, इसका केवल पहला सही है। नेक्स्ट है, भारत के लोकतंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला कहता है कि भारत में लोकतंत्र के प्रावधानों ने भारत सरकार अधिनियम 1909 में अपना स्थान पाया था, पहला बिल्कुल करेक्ट है। 1909 के अधिनियम को मार्लियामेंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है और भारत ने सरकार के संसदीय स्वरूप को चुना, दूसरा भी सही है। तीसरा कहता है कि भारत में ग्राम स्तर की सरकार गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है, तो इसके तीनों ही कथन सही हैं। तो हम लोगों ने DSSB TGT SST के 2021 के अब तक के 8 पेपर्स को डिस्कस किया है, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हुआ ही हुआ है, तो PYQ को अच्छे से एनालिसिस करिएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करिएगा। इसकी एक प्लेलिस्ट भी है, जाके जरूर देखिएगा। साथ ही जो 5 ईयर प्लानिंग है, मतलब कि पंचवर्षीय योजनाएं, इसका भी मैंने एक सेपरेट वीडियो करा रखा है, आप लोग जरूर देखिएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। वहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा, 100% वहाँ से सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो यदि सेशन हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।